हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ICAR टेक्नीशियन असिस्टेंट के 28 फरवरी 2022 को शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसके सोशल साइंस के पूरे 25 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, जिससे कि हम आपके आने वाले किसी भी पेपर में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाएँ। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये जो 28 फरवरी 2022 को शिफ्ट 1 में आया था सोशल साइंस का, वो था तौकाते नामक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान जो मई 2021 में सुर्खियों में था कि अधिकतम गति क्या थी। तो इसकी अधिकतम गति जो थी ये तो 160 किलोमीटर से 170 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो तौकाते तूफान का नाम है ये कौन से देश ने दिया था। तो ये मैं आपको बता दूं, ये दिया था म्यांमार ने। किसने दिया था? म्यांमार ने। ये तो म्यांमार ने दिया था। इसके साथ ही और भी इम्पोर्टेंट जो तूफानों के नाम हैं उनके भी नाम कहाँ से मिले हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, तौकाते तो म्यांमार ने दिया था। इसके साथ एक 2022 में जो पहला आया था निसर्ग, वो बांग्लादेश ने दिया था। और एक गुलाब जो तूफ़ान आया था चक्रवाती तूफ़ान, उसका नाम पाकिस्तान ने दिया था। और जो अम्फान था उसका नाम थाईलैंड ने दिया था। और जो दिसंबर 2022 में जो आया था जवाद चक्रवाती तूफ़ान, उसका नाम सऊदी अरब ने दिया था जो कि उड़ीसा में आया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। सिंधु जल संधि जिस पर वर्ष डैश में हस्ताक्षर किए गए थे में ऐसे नियम बनाए गए जो निर्दिष्ट करते हैं कि भारत सिंधु नदी प्रणाली में प्रवाहित जल के डैश का उपयोग कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सिंधु जल संधि हुई थी ये 1960 में हुई थी। और उसमें ये तय हुआ था कि जो सिंधु नदी है उसका जल का 20% जो है वो भारत उपयोग करेगा और बचा जो 80% उसे पाकिस्तानी उपयोग करेगा। तो क्योंकि ये संधि जो हुई थी वो 1960 में हुई थी, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 1960 20% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इटली के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ग्यूसेप गैरीबाल्डी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, ये ग्यूसेप गैरीबाल्डी जो थे ये इटली के एक राजनीतिक और सैनिक नेता थे जिनका इटली के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका है। इटली के एकीकरण में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इन्होंने 1860 में इटली में एक अभियान चलाया था जिसका नाम था एक्सपेडिशन ऑफ द 1000, जिसे हिंदी में 1000 लोगों का अभियान भी कहते हैं। उसका इन्होंने नेतृत्व भी खुद ही किया था। तो इसमें दिया भी है पहला ऑप्शन जो है 1860 में इन्होंने नेतृत्व किया था इसका। तो इसका जो सही आंसर होगा यही होगा, क्योंकि जो 1854 में वह स्वयंसेवकों की सेना के साथ पोप राज्यों के साथ लड़ाई के लिए रोम गए थे, ये गलत है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकंपों के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? इसमें पूछा है जो सत्य नहीं है, जो इसमें गलत है वो पूछा है। तो मर्केली स्केल भूकंप की तीव्रता को 1 से 9 तक के स्तरों पर मापता है। ये बात तो सच है कि भूकंप को मर्केली स्केल की इंटेंसिटी नापी जाती है, ये तो सच है। लेकिन उसमें जो लेवल होते हैं वो 12 होते हैं भाई। उसमें जो लेवल होते हैं वो 12 होते हैं। कितने लेवल होते हैं? 12 लेवल होते हैं। और 1 से 9 जो लेवल होते हैं वो तो रिक्टर स्केल में होते हैं। तो यही हमारा गलत हो गया। तो पहला वाला हमारा गलत हो गया। और रिक्टर स्केल भूकंप के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा के मापन हेतु एक संख्यात्मक मान प्रदान करता है, ये सही बात है। आघूर्ण परिमाप पैमाने का उपयोग भूकंप के आकार को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये बात भी सही है। तो इसमें हमसे पूछा है जो गलत है, तो गलत जो है हमारा वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, केवल 1। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी स्थिति जिसमें क्षति होने का संभावना
होती है क्या कहलाती है? तो ये तो आप जानते ही होंगे, जो खतरा होता है, जो हैजार्ड होता है, उसमें ही क्षति होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो खतरा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी किस कांग्रेस अधिवेशन में खिलाफत के साथ गठबंधन में असहयोग आंदोलन शुरू करने हेतु अन्य नेताओं को मनाने में सक्षम हुए थे? तो ये आपको बता दूं, ये सितंबर 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। लाजपत राय कौन थे? लाला लाजपत राय। उस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए जो लोग थे उन्हें मना लिया था, तभी स्टार्ट हो गया था। बाद में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था असहयोग आंदोलन। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन। सो नेक्स्ट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ 19th सेंचुरी, ये इंग्लिश में है लेकिन मैं आपको हिंदी में समझा दे रहा हूँ, बस यही 1-2 क्वेश्चन है, बस और नहीं है। तो 19th सेंचुरी में 19वीं शताब्दी में राजनीतिक ट्रेडिशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, विच ग्रुप ऑफ पीपल रिजेक्टेड द प्रेरोगेटिव ऑफ ग्रेट लैंडलॉर्ड एंड रिच फैक्ट्री ओनर्स, जो बड़े जमींदार और फैक्ट्री मालिक हुआ करते थे, उनके विशेष अधिकारों को कौन से लोगों के ग्रुप ने अस्वीकार कर दिया? तो ऑप्शन है डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स जो था लोकतांत्रिक लोगों का ग्रुप था, और रेडिकल्स जो था वो था कट्टरपंथी लोगों का ग्रुप। रेडिकल्स को हिंदी में कट्टरपंथी लोगों का ग्रुप को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया रेडिकल्स। इन लोगों ने, रेडिकल्स ग्रुप के जो लोग थे, उन्होंने अस्वीकार कर दिया था जो बड़े बड़े जमींदार थे और जो फैक्ट्री मालिक थे, उनके विशेष अधिकारों को अस्वीकार कर दिया। सो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रण प्रौद्योगिकी में नवाचारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मैं बता दूं, न्यूयॉर्क के जो रिजल्ट हो थे ना, उन्होंने एक बेलनाकार प्रेस बनाई थी, उसमें बहुत बड़ी महारत हासिल भी की थी। और उन्होंने पता है 8,000, उन्होंने जो मशीन बनाई थी बेलनाकार, उसमें जो थे 8,000, कितने? 8,000 सीट पर घंटा बनती थी। उसमें कितनी बनती थी? 8,000 सीट। और इसमें ऑप्शन दिया है, यह प्रेस प्रति घंटे 15,000 सीट छापने में सक्षम थी। ये बात तो गलत हो गई। पहला सही है, न्यूयॉर्क के रिचर्ड हो बिजली से चलने वाले बेलनाकार प्रेस में महारत हासिल की थी, ये सही है। और ये समाचार पत्रों को छोड़कर सभी मीडिया छापने में सहायक थी, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, केवल 1। सो आगे बढ़ते हैं। संविधान की समितियों और नेताओं का इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो देखते हैं, जो मसौदा समिति थी उसके डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ये बात सही है। राज्य समिति थी उसके जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी सही है। प्रांतीय संविधान समिति थी उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, ये बात भी सही है। लेकिन नियमावली समिति के जो अध्यक्ष थे वो GV मावलंकर जी नहीं थे, उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष थे। तो इसमें हमसे गलत पूछा है तो यही हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। सो अगला क्वेश्चन, कित्तिको हच्चको आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन दिया है, ए एक अहिंसक आंदोलन था जिसे 1984 में शुरू किया गया था, ये बात गलत है। ये 1984 में शुरू नहीं किया गया था, ये जो आंदोलन था वो 1987 में कर्नाटक में शुरू किया गया था। जो इसमें जो लोगों ने आंदोलन शुरू किया था उसमें यूकेलिप्टस के पौधों को उखाड़ के फेंक दिया, क्योंकि आपको पता होगा ना, यूकेलिप्टस के पेड़ जो होते हैं जो हमारे पर्यावरण को, हमारे फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो आंदोलन चलाया था उसमें यूकेलिप्टस के पौधे जो थे उन्हें उखाड़ के फेंक दिया और इसमें उपयोगी पेड़ पौधों को लगाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आंदोलन 1987 में शुरू हुआ था। कब हुआ था शुरू? 1987 में, कर्नाटक में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर।
ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इसमें सही पूछा था हमसे। तो नेक्स्ट, मतदान के समान अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें दिया 2016 तक सऊदी अरब में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था। ये बात तो गलत है भाई, क्योंकि 2015 से ही मतदान का अधिकार हो गया था महिलाओं को। सऊदी अरब में 2015 में ही मतदान का अधिकार मिल गया था महिलाओं को। तो ये पहला जो वाला जो है वो तो हो गया गलत। फिर आया, फिजी में एक मूल फिजी नागरिक के मत का मूल्य भारतीय फिजी के मत की तुलना में अधिक है। ये बात सही है। जो वहाँ के जो फिजी के रहने वाले जो मूल निवासी हैं उनके वोट की कीमत ज़्यादा है तुलना में भारतीय फिजी। जो हमारे देश के लोग वहाँ पे जाके रहने लगे हैं और उन्होंने नागरिकता ले ली है, तो उसमें जो फिजी के नागरिक जो हैं मूल निवासी हैं उनके वोट की तुलना उनकी कीमत ज़्यादा है, उनका मूल्य ज़्यादा है। तो इसमें सही पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, केवल 2। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे क्रेडिट की शर्तों का एक घटक नहीं माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है दस्तावेजीकरण आवश्यकता, ब्याज दर, संपार्श्विक, ऋण की राशि। तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्रेडिट की शर्तें होती हैं वो केवल ऋण की राशि पर नहीं होती हैं, बाकी तो सब पे होती हैं। तो इसमें यही पूछा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कोपरा के तहत राज्य आयोग डैश के बीच दावों से जुड़े विवादों का निपटान करता है। तो जो मैं आपको बता दूं, ये जो कोपरा है ना, कोपरा एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था जो कि 1986 में आया था। क्या था? एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था जो 1986 में आया था। इसमें जो राज्य आयोग था ना, वो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच दावों से जुड़े विवादों का निपटान कर देता। जो 20 लाख से 1 लाख के बीच के जो विवाद थे उनका निपटान कर देता था। कौन सा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में गरीबी मूल आंकलनों के अनुसार वर्ष 2011-12 में लगभग डैश भारतीय आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। ये आंकलन तेंदुलकर समिति का उपयोग करके किया गया था। तो मैं पहले तो बता दूं, ये जो तेंदुलकर समिति जो थी ना, ये तेंदुलकर समिति जो थी वो गरीबों का आकलन करती थी। क्या करती थी? गरीबी के आकलन के लिए बनाई गई थी तेंदुलकर समिति। उसने जो पाया था 2011-12 तक, उसमें जो थे गरीबी रेखा से जो नीचे लोग थे वो लगभग 22% लोग थे। कितने थे? 22%। तो इसमें यही पूछा है कि 2011-12 में जो गरीबी से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे जो लोग थे वो 22% थे। वैसे तो ये एग्जैक्टली 22 नहीं था, इन्होंने जो रिपोर्ट लाए थे उसमें 21.9 था। कितना था? 21.9% था। 21.9% था, लेकिन इसमें राउंड फिगर में 22% है। तो 3 विल बी द राइट आंसर। कौन सा? 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किन 2 पूर्वोत्तर राज्यों के वन आच्छादित क्षेत्र में गिरावट प्रदर्शित नहीं की गई? तो मैं आपको बता दूं, ये जो भारतीय वन रिपोर्ट है ये तो 2 साल में एक बार आती है। तो ये जो 2019 में आई थी, उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि बाकी जो प्रदेश हैं उनमें तो मतलब पेड़ों में गिरावट पाई गई थी। वन जो आच्छादित क्षेत्र था उसमें गिरावट पाई गई थी, लेकिन असम और त्रिपुरा जो थे उसमें वन आच्छादित क्षेत्रों में कोई भी गिरावट नहीं पाई गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा असम और त्रिपुरा। वन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल असेंबली ने किस तिथि को कर्तव्यों और करों की सामंती व्यवस्था को समाप्त करने हेतु आदेश पारित किया था? तो ये जो आदेश पारित किया था, ये जो किया था, कब किया था? ये किया था 4 अगस्त 1789 को। कब किया था? 4 अगस्त 1789 को। सो 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? इसके लिए जो आवश्यक न्यूनतम आयु होती है वो क्या है? 30 वर्ष होती है। तो मैं आपको बता दूं, राज्यसभा जो होती है उसमें तो 30 वर्ष होती है। उसका आंसर तो ये हो जाएगा।
लेकिन जो लोकसभा होती है उसमें जो होती है वो 25 वर्ष होती है। लोकसभा विधानसभा में जो उम्र होती है, न्यूनतम उम्र, वो 25 वर्ष होती है, और राज्यसभा में 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर जो होगा 30 वर्ष। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बस यही क्वेश्चन अंग्रेजी में है, इंग्लिश में है, इसके अलावा और सारे हिंदी में हैं। बाकी मैं इसकी हिंदी बता दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है उसमें कौन से आर्टिकल विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट द डिटेंशन इन सर्टेन केस, ये पूछ रहा है कि गिरफ्तारी के लिए कौन सा जो है आर्टिकल आता है गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए। तो वो जो आर्टिकल है आर्टिकल 22। और मैं आपको बता दूं, जो आर्टिकल 20 है वो राइट टू फ्रीडम में आता है। आर्टिकल 19 राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन में आता है। और आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा कहा करते थे, जिसमें संवैधानिक उपचार और अधिकार पाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा 3 होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज ऑफ जुलाई 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज कम्स अंडर द महारत्न लिस्ट। महारत्न कंपनियां जो थी 2021 में जो शामिल की गई थी, इनमें से कौन सी है? तो वो तो जो थी वो थी कोल इंडिया लिमिटेड। कौन सी थी? कोल इंडिया लिमिटेड थी। कौन सी थी? कोल इंडिया लिमिटेड। अब तक फिलहाल महारत्न कंपनियां 12 हो गई हैं। कितनी हो गई महारत्न कंपनियां? पूरी 12 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है? तो दल बदल से जो संबंधित अनुसूची है वो तो अनुसूची नंबर 10 हो गई। और जो 5वीं अनुसूची है उसमें शपथ का उल्लेख किया गया है। 5वीं अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया? शपथ का उल्लेख किया गया है। और जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो SC ST के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची में SC और ST के नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। और जो 3री अनुसूची है उसमें शपथ का उल्लेख किया गया है। 5वीं अनुसूची में SC ST के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। और 7वीं अनुसूची में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का मतलब स्टेट और सेंट्रल की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। और 3री अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन से कथन सही हैं? इसमें जो कथन सही है उसके बारे में हमें बताना है। देखते हैं। अछूतों को पहली बार 1929 में MC राजा द्वारा संगठित किया गया था। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। 1930 में BR अम्बेडकर द्वारा प्रेस्पेट क्लासेस एसोसिएशन का गठन किया गया था। ये बिल्कुल ठीक है। पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। तीसरा देखते हैं। दलितों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल तृतीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी और BR अम्बेडकर के बीच असहमति का मुद्दा बन गया था। नहीं जी, ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3, केवल 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसमें क्या पूछा है? कौन सा गलत है? तो भाग नंबर 9 पंचायतों के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। जी नहीं, ये सॉरी फॉर डिस। तो जो संविधान भाग 9 था वो संविधान 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। तो यही जो है गलत है, क्योंकि इसमें 42 लिखा है, तो ये जो है वो गलत है। और यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें जो कथन सही है उसके बारे में हमें बताना है। देखते हैं। मैकल पर्वतमाला बिलासपुर कटनी के पठारी क्षेत्र प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हैं।
जी सही है, ये बिल्कुल ठीक है। मैकल पर्वतमाला और बिलासपुर कटनी के पठारी क्षेत्र प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हैं। सही बात है। झारखंड का कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट मैग्नीज के लिए महत्वपूर्ण है? नहीं जी, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो दूसरा जो हो गया वो गलत हो गया। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट अपने लौह अयस्कों के लिए जाना जाता है? ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हमसे जो पूछा है वो सही ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। 1 और 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 जो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। उस विकल्प की पहचान करें जो निम्नलिखित घटनाओं को सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित करता है। तो हिटलर ने राइनलैंड पर फिर से कब्जा कब किया था? ये किया था 1937 में। कब किया था? 1937 में किया था। और ये जो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था? ये जो किया था 39 में किया था। जर्मनी पर आक्रमण 39 में किया था। कब किया था? 39 में किया था। और हिटलर ने राष्ट्रसंघ छोड़ दिया था, कब छोड़ा था? ये 1933 में छोड़ा था। इसने ये कब छोड़ा था? 1933 में छोड़ा था। और हिटलर ने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एकीकृत कब किया था? 1938 में किया था। कब किया था? 38 में। कब किया था? 38 में किया था। तो इसका जो हम देखते हैं पहला जो होगा, क्योंकि 33 सबसे पहले आएगा। 33 जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। 3 1 4 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, आज का आखिरी क्वेश्चन। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूह को लक्षित करती है? तो ये योजना जो थी अन्नपूर्णा योजना थी। ये जो योजना थी जो गरीब लोगों थे उनके लिए एक खाद्य सुरक्षा प्रदान करती थी। ये गरीबों, जो गरीब थे, असहाय लोग थे, उनको खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। इसका नाम क्या था? अन्नपूर्णा योजना। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारी ऐसी दूसरी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।